Hello, good morning everyone. Welcome to PP Code Free IELTS classes. I'm Tanu Vimani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. And you know that I'm coming with my writing module and the live sessions for that. So आज हम करने वाले हैं अपना live session number 7 and the topic of our live session is how you can write an opinion essay and a discussion essay. तो आज हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि आप ओपिनियन ऐसे कैसे लिखोगे और डिस्कशन ऐसे कैसे लिखोगे, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे आपको आइडिया जनरेट करना है और कैसे आपको प्लान आउट करना है अपने आंसर को. ओके, बट बिफोर वॉचिंग दिस सेशन आई वुड एडवाइज यू कि आप पहले 1 to 6 सेशंस जाके देखो सो दैट यू विल बी ऑन ट्रैक. ओके, सो बिफोर वॉचिंग दिस सेशन प्लीज 1 to 6 को देखो और फिर इस 7 सेशन को देखो. नाउ हाउ टू राइट एन ऐसे, हम ऐसे लिखते कैसे हैं, है ना. हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमें ऐड ऑन करनी है अपने ऐसे में, क्या मार्किंग क्राइटेरिया है, बट हाउ टू राइट ये पता होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट ओपिनियन ऐसे. ओपिनियन ऐसे क्या होता है? ओपिनियन ऐसे दे मेनली फोकस, आपको क्या दिया जाता है उसमें कि आपको एग्री और डिसएग्री करना है. आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर फैक्ट दिया हुआ है और आपको एग्री या फिर डिसएग्री करना है उस स्टेटमेंट से, राइट. नाउ मेन फोकस क्या रहेगा कि वेदर यू आर गेटिंग एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, उस फैक्ट से, उस इंफॉर्मेशन से आप एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे, है ना. आपको 2 ऑपोजिट व्यूज दिए होते हैं और यू हैव टू डेवलप योर आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग वन व्यू. आपको क्या करना होता है, एक आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है, आपको 2 अपोजिट स्टेटमेंट दिए कि आप ए के फेवर में हो या बी के फेवर में हो. अगर आप ए के फेवर में हो तो आप अपने सपोर्टिंग व्यूज क्या लिखोगे, ए के फेवर में. और अगर आप बी के फेवर में हो तो आप बी के लिए सपोर्टिंग व्यूज लिखोगे. ठीक है, आपको स्ट्रिक्टली क्या करना है, एक को सपोर्ट करना है. आपको टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स का और एटलीस्ट आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, राइट. तो तो आपका ओपिनियन ऐसे क्या हुआ जब आपको क्या करना है, एग्री या डिसएग्री करना है अपनी स्टेटमेंट से. कभी कभी आपके पास ऐसा आता है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, है ना, और या फिर आता है समटाइम्स टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. तो जब आपके पास डू यू एग्री और डिसएग्री आता है तब आप स्ट्रेट अवे क्या करते हो, या तो एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, स्ट्रिक्टली वन को क्या करते हो, सपोर्ट करते हो. बट जब आपके पास टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री आता है तब आपके पास ये चॉइस होती है कि आप 80% एग्री करो और 20% डिसएग्री भी कर सकते हो, या फिर आप 80% डिसएग्री करो और 20% आप क्या करो, एग्री करो, राइट. तो उस अकॉर्डिंग आप अपने ऐसे को क्या करते हो, प्लान आउट करते हो. अब हम देखते हैं कि कैसे आपको ओपिनियन ऐसे लिखना है. ठीक है, देयर इज अ सर्टेन स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलो करते हैं ओपिनियन ऐसे के लिए, सो वी विल फॉलो दैट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हम वो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. नाउ यू नो कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है. दिस इज आई गेस एवरी कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, उनको बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर पता होता है कि इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, बॉडी पैरास लिखने हैं, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड कंक्लूजन. सो बेसिकली 4 पैरास आपको लिखने होते हैं. बट जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टू आंसर, कितने पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के जिनको आप क्या करना है, आंसर करना है. तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करते हो, अपने पैरास को फ्रेम करते हो, राइट. अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन क्या होता है, दिस पार्ट मस्ट बी शॉर्ट एंड शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रीडर. ये पार्ट शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, और इजीली एग्जामिनर इसको रीड कर पाए. इंट्रोडक्शन में आपको नॉट मोर देन 3 सेंटेंसेस नहीं लिखने. ठीक है, नॉट मोर देन 3, इससे ज्यादा लॉन्ग भी इसको नहीं करना चाहिए. मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि यस 4 यू कैन, दैट्स सफिशिएंट, बट नॉट मोर देन दैट. यूजुअली 3 सेंटेंसेस इनफ होते हैं लिखने के लिए.
फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या करना है, यू कैन पैराफ्रेज द टॉपिक और द क्वेश्चन गिवन। जो भी आपका टॉपिक दिया है ऐसे टॉपिक, आप उसको क्या करोगे, पैराफ्रेज करोगे, है ना। आपका जो क्वेश्चन होता है उसको हम क्या करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं। पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, रीडिंग के सेक्शन में जाओ, रीडिंग वीडियोस में जाके देखो, लाइव सेशन नंबर 2 में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे पैराफ्रेजिंग होती है। देन आपका आता है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में हम अपना ओपिनियन देते हैं, है ना। यू कैन गिव योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या बिलीव करते हो, क्या सोचते हो स्टेटमेंट के बारे में, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड सेंटेंस क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें आप क्या आउटलाइन करने वाले हो, कि आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, राइट। दैट मीन्स आपके जो बिलो अपकमिंग पैराग्राफ्स है उसमें आप क्या लिखने वाले हो। तो इंट्रोडक्शन में आपको तीन चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट आपकी पैराफ्रेजिंग, सेकंड आपका ओपिनियन, और थर्ड आपकी क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाले हो। आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि यस, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक, आप अपना ऐसे टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने इंट्रोडक्शन से, क्योंकि वो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है जो एग्जामिनर रीड करने वाले हैं, राइट। सो इट हैज टू बी कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, उसमें वो सारी डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि आपकी पैराफ्रेजिंग, ओपिनियन, आपका स्टैंड और आपकी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये परफेक्टली फ्रेम्ड होना चाहिए, करेक्ट। सेकेंड इज बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है आपको, जब आप एक्सप्लेन करोगे अपने टॉपिक को, यू कैन हैव 2 और 3 सेपरेट बॉडी पैराग्राफ्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कितने पार्ट्स आपको आंसर करने हैं, उस पे बेस्ड आपको क्या करना होता है, बॉडी पैराग्राफ्स फ्रेम करने होते हैं। wherein you can take an idea and explain it using examples के साथ explain करोगे, supporting details दोगे। Make sure you make use of appropriate vocabulary, grammar while explaining an idea in the body paragraph. राइट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसी वोकेबलरी यूज करने वाले हो, ग्रामर कैसी यूज करनी है आपको, ठीक है। जब भी आप अपने आइडियाज को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आपको पता है कि लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज आपका मार्किंग क्राइटेरिया। अगर आपने बेसिक वोकेबलरी यूज करी तो ऑब्वियसली यू विल बी स्टैंडिंग ऑन एवरेज बैंड लेवल, है ना, एवरेज बैंड स्कोर मिलेगा। लेकिन अगर आप अनकॉमन वोकेबलरी यूज करते हो, गुड टर्म्स में यूज करते हो अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज को, तो ऑब्वियसली यू विल बी रीचिंग 7 और अबव, है ना। और ग्रामर अगर आपकी करेक्ट है, कोई एरर्स नहीं है, तो अगेन यू विल रीच टू 7 एंड अबव बैंड। नाउ नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, अब जैसे कि हम ओपिनियन ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं, तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नथिंग बट समिंग अप एवरीथिंग व्हाट यू हैव एक्सप्लेन्ड, राइट। मतलब जो आपने ऊपर अपने पैरास में लिखा हुआ है उसको आपको दोबारा से क्या करना है, समराइज करना है। जो भी आपने अपने 2 बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करा है उसको आप क्या करोगे, अपने ओपिनियन के साथ फिर से क्या करोगे, समराइज करोगे अपने कंक्लूजन पैराग्राफ में। और कंक्लूजन हमेशा 2 to 3 सेंटेंसेस का होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इसमें आप कोई भी न्यू आइडिया नहीं ऐड करोगे, नेवर ऐड एनीथिंग न्यू। यहाँ पे आप अपना रिकमेंडेशन पॉइंट भी लिख सकते हो कंक्लूजन में, ठीक है। तो आपको जस्ट समराइज करना है अपने ओपिनियन के साथ। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अपने अपने ऐसे को कंक्लूड कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एंड कर रहे हो, राइट। अब क्या क्या इंस्ट्रक्शन वर्ड्स होते हैं ओपिनियन ऐसे में, सेट ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन वर्ड्स, जो आपको आइडेंटिफाई कराते हैं, बताते हैं कि हाँ ये आपके ओपिनियन ऐसे है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओपिनियन ऐसे है या कोई और ऐसे है, तो आपको इन इंस्ट्रक्शन वर्ड्स को ध्यान रखना है। फर्स्ट इज टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री। सेकंड इज डू यू थिंक। सो डू यू थिंक मीन्स अगेन दिस इज एन ओपिनियन ऐसे, इन योर ओपिनियन व्हाट इज। तो आपसे यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, दैट मीन्स ये ओपिनियन ऐसे है। डू यू एग्री और डिसएग्री, ये भी ओपिनियन ऐसे है, एग्री करा या आपने डिसएग्री करा। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, राइट। टू व्हाट एक्सटेंट में,
जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, और डू यू एग्री और डिसएग्री का डिफरेंस मैंने आपको अभी बता दिया है कि जब आपसे डू यू एग्री और डिसएग्री पूछा जाएगा तब आप या तो एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे, ठीक है, चूज वन साइड। बट अगर आपसे टू व्हाट एक्सटेंट पूछा जा रहा है एग्री और डिसएग्री, तब आप 80% एग्री कर सकते हो, 20% डिसएग्री कर सकते हो, राइट। सो मेक श्योर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए एंड यू प्लान आउट योर ऐसे अकॉर्डिंगली, और आप वैसे ही अपने ऐसे को क्या करो, प्लान करो, लिखो। नाउ सी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसमें मैंने आपको बताया कि आपको सेंटेंस नंबर 1 में क्या लिखना है, कि आप अपने ऐसे को कैसे एड्रेस कर रहे हो। आप कैसे एड्रेस करते हो, सिंपली क्या करते हो, पैराफ्रेजिंग करते हो, रीफ्रेज कर देते हो अपने वर्ड्स को टास्क में। जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है, आपका क्वेश्चन है, आप उसे क्या करोगे, पैराफ्रेजिंग करोगे, राइट। पैराफ्रेजिंग करने से आपकी सेंटेंस नंबर 1 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। डू नॉट टेक वर्ड्स फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से वर्ड्स को मत लो, अपना खुद पैराफ्रेजिंग करो जो भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ। सेंटेंस नंबर 2 क्या होता है, जिसमें आपको क्या करना है, अपना ओपिनियन लिखना है, राइट। आई समवॉट डिसएग्री विद दिस नोशन, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। जो भी आपका ओपिनियन है आप उसे क्लियरली फर्स्ट पर्सन में लिखोगे, आई मेंशन करोगे, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने ये स्टैंड लिया है, ये आपका ओपिनियन है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स, दैट मींस आउटलाइन, आपका थीसिस की आप नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाले हो। जो आपका ओपिनियन है आप उसको सपोर्ट करोगे ना, आपने क्यों ये स्टैंड लिया, उसके लिए आपको रीजंस लिखने हैं, राइट। तो आप बता रहे हो एग्जामिनर को दैट यू आर गोइंग टू राइट इन नेक्स्ट 2 पैराग्राफ, ओके। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। अब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ कैसे एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंटेंस नंबर 1 जो आपका क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस। अब आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो, प्रॉब्लम्स लिख रहे हो, सॉल्यूशन लिख रहे हो, एग्री डिसएग्री कर रहे हो, तो आपके एग्रीमेंट के क्या पॉइंट्स है, राइट। सो आप रीडर को, आप एग्जामिनर को बता रहे हो अपने फर्स्ट पॉइंट के थ्रू कि मैं यहाँ पर ये डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। द प्राइमरी रीजन इज दिस, द सेकेंडरी रीजन इज दिस, जो भी आप लिखने वाले हो आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। सेंटेंस नंबर 2 क्या होता है, एज्यूम, कि रीडर को कुछ नहीं पता टॉपिक के बारे में, तो आप अपने पॉइंट को क्या करोगे, यहाँ पे क्लियर करोगे, दैट मीन्स उसको सपोर्ट करोगे। सेंटेंस नंबर 3 में आप कोई रियल लाइफ या मेड अप एग्जाम्पल डालोगे जिससे आपका पॉइंट क्या होगा, सपोर्ट होगा, राइट। फोर्थ इज स्टेट एन ऑपोजिशन पोजिशन बट रीडायरेक्ट टू योर्स। अब आपको एक अपोजिट पोजिशन दिखानी है, बट किससे रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड। दैट मीन्स अगर आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हो और नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में जंप करने वाले हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करोगे। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ भी सेम रहेगा कि आपको यहाँ पे अपना सेकेंड पॉइंट डिस्क्राइब करना है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, एक टॉपिक स्टेटमेंट देना है। सेकेंड सेंटेंस में आप उसको एक्सप्लेन करने वाले हो, क्लियरली उसको सपोर्ट करने वाले हो। थर्ड सेंटेंस में आप एक्सप्लेन करोगे अपने एग्जाम्पल को, और फोर्थ स्टेटमेंट में आप क्या करोगे, एक अपोजिशन पॉइंट दोगे यहाँ पे, राइट। सो आपका सेकेंड बॉडी पैराग्राफ भी 4 सेंटेंसेस से कंप्लीट हो जाता है। देन कम्स योर कॉन्क्लूजन। अब कॉन्क्लूजन में आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 2 to 3 पॉइंट्स लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप अपना ओपिनियन को रिफ्रेज करोगे, अपने 2 पॉइंट्स जो आपने बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 में लिखे हैं उसको स्टेट करोगे यहाँ पर। और अगर आपको कोई प्रिडिक्शन या कोई रिकमेंडेशन पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हो। सो मैक्सिमम 2 to 3 सेंटेंसेस में आपका कॉन्क्लूजन एंड हो जाता है, इससे ज्यादा बड़ा कॉन्क्लूजन आपको नहीं लिखना चाहिए कभी भी, राइट। सो आप एक फॉर्मेट बना लो अपना, एक काइंड ऑफ टेम्पलेट जिसे कहते हैं, कि इंट्रोडक्शन में आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है, कंक्लूजन में आपको 3 स्टेटमेंट लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ्स बॉडी पैराग्राफ्स में आपको 4 to 5 स्टेटमेंट्स लिखने हैं, राइट। इससे आपका ऐसे क्या होता है, पूरा कंप्लीटली डिजाइन हो जाता है। अब देखो, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो इम्पोर्टेंस शो करता है ना, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर उसी को रीड करने वाले हैं और आपकी पोजीशन पता लगती है उसमें कि आपका क्या स्टैंड है ना। क्या आप आउटलाइंस लिखने वाले हो, क्या आप डिस्कस करने वाले हो।
बॉडी पैराग्राफ्स में आपके सारे सपोर्टिंग आइडियाज कंटेन होते हैं, आपका रेलेवेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है आपकी एसे से रिलेटेड, उसमें रीजंस होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जो आपके फुली डेवलप आइडियाज होते हैं। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपके मेन आइडियाज को प्रेजेंट करता है, स्टेट करता है आपका कंक्लूजन। कोई आपका रिकमेंडेशन पॉइंट हो या कोई आपकी प्रेडिक्शन हो, तो वो सब कहाँ आती है? कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स में, राइट। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं ओपिनियन ऐसे को, राइट। सो यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कैसे फ्रेम करेंगे हम इस ऐसे को। लेट्स लुक एट दैट, सैम्पल क्वेश्चन को रीड करो। In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with the statement? अब क्या बोला जा रहा है कि फ्यूचर में कोई भी, nobody will buy printed newspapers और books, कोई भी प्रिंटेड न्यूज़पेपर को नहीं खरीदेगा, बुक्स को नहीं खरीदेगा फ्यूचर में। क्यों? बिकॉज दे विल बी एबल टू रीड एवरीथिंग दे वांट ऑनलाइन, क्योंकि वो क्या है, सब चीजें रीड कर सकते हैं ऑनलाइन बिना पैसे पे करे। तो आप कितना एग्री और डिसएग्री करते हो इस स्टेटमेंट से, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, बट टू व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक। अब यहाँ पे आपसे न्यूज़पेपर्स का और बुक्स का दिया गया है एग्जाम्पल कि फ्यूचर में कोई इसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है रीड करने के लिए, और आपको पैसे भी नहीं पे करने, विदाउट पेइंग दैट। नाउ आपको आइडिया जनरेशन कैसे करनी है? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में इसको क्या करते हो? पैराफ्रेजिंग करते हो, राइट। सो नाउ सी दिस, सबसे पहले आप क्या आउटलाइन लिखने वाले हो? लेट्स लुक एट दिस। ये आपका ऐसे टॉपिक ओपिनियन का है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले इसको क्या करोगे? पैराफ्रेज करोगे। पैराफ्रेज करना इज लाइक अपने क्वेश्चन को रीराइट करना, जिसमें आप सिनोनिम्स को ऐड करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे? अपना ओपिनियन दोगे, अपना स्टेट करोगे व्यू कि आप क्या सोचते हो। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट? जब आपने अपना व्यू स्टेट करा, तब आप क्या करोगे? उसके बाद यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अब बॉडी पैराग्राफ वन में, अब मैं तो स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यस, इन फ्यूचर क्या, अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ऑनलाइन चीजों को रीड करते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर बुक्स को रीड करने। तो अब अगर हम एग्री करते हैं स्टेटमेंट से, तो क्या रीजन है मेरे एग्री करने का? क्योंकि क्या हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, लेवल ऑफ ईज इंक्रीज हो गया है ना, कितना इजीली आप इंटरनेट पे अपनी सारी चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन और आप उनको रीड कर सकते हो। न्यूज़ भी अगर आपको रीड करनी है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन जिनको आप क्या करते हो, यूज करते हो। गूगल पे सर्च आउट करो टाइम्स ऑफ इंडिया, और आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। बुक्स भी आजकल पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो आप वो भी क्या करते हो, ऑनलाइन ही रीड करते हो इंस्टेड ऑफ फ्लिपिंग द पेजेस, है ना। आप घर पे बैठ के बुक्स के पेजेस फ्लिप करो, इससे बेटर आप क्या कर लेते हो, ऑनलाइन रीड कर लेते हो, राइट। सो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या हो गया, लेवल ऑफ ईज हो गया और कन्वीनियंट हो गया, है ना। जिसमें पीपल को, बहुत लोगों को बहुत इजीली क्या हो जाती है, न्यूज अवेलेबल हो जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है विद अ क्लिक ऑफ बटन, राइट, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। सो दिस हैज लेड टू प्रिंट मीडिया बिकम आउटडेटेड। अब प्रिंट मीडिया तो आउटडेटेड होगा ही, राइट, इस चीज की वजह से। सो यू हैव टू थिंक ऑफ दैट रीजन, आपको वो रीजन सोचना है और वो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे ही आपने अपना फर्स्ट व्यू पॉइंट सोचा कि हाँ ये वाला आप डिस्क्राइब करने वाले हो, यू कैन जस्ट मेक, आप क्या कर सकते हो, पहले अपने नोट्स बना लो। जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में नहीं, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता नोट्स बनाने का, राइट। बट जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, ऐसे अपनी माइंड मेकिंग करो, माइंड मैपिंग करो, और उसके बाद क्या करो, डिसाइड करो। देन सेकेंड पॉइंट आप क्या सोच सकते हो, जो भी आप सेकेंड पॉइंट सोचने वाले हो उसको बॉडी पैराग्राफ टू में करोगे। जैसे कि न्यू वेबसाइट्स आ चुकी है, फ्री डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बेबी कोड की बात करूँ, तो बेबी कोड इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन जो आपको फ्री में लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती है, राइट। आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आइल्स के लिए, तो आपको फ्री में लाइव सेशंस यहाँ मिलते हैं, हिंदी में भी मिलते हैं, इंग्लिश में भी मिलते हैं, राइट। सो यू कैन सी कि जो न्यू वेबसाइट्स है वो फ्रीली क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है,
And print media in a digital form has led to a trend of availing such services and content without paying. So आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलते हैं, और अगर आपको, नाउ सपोज इफ यू आर नॉट अ मेंबर, अगर आप मेंबर नहीं हो तब भी आप डेली का एक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपको अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए तब आपको मेंबरशिप फी फी जो है वो पे करनी पड़ती है। अदरवाइज विदाउट पेइंग आप क्या कर सकते हो, लाइव सेशंस भी देख सकते हो और साथ साथ अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। सो यू कैन सी कि आपको न्यू वेबसाइट्स की वजह से क्या क्या चीजें अवेल हो रही हैं, राइट। आपने अपना सेकेंड पॉइंट क्या करा, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में डिस्क्राइब करा। अब कंक्लूजन में आपको क्या करना है, जो आप ऑलरेडी अबव लिख चुके हो पैराग्राफ में उसको आप क्या करोगे, रीस्टेट करोगे। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स डिस्कस करे। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपको इजीली अवेल है, कन्वीनियंट हो गया है। और सेकंड, जो न्यू वेबसाइट है वो आपको विदाउट पेइंग क्या कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड करी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही ये दो चीजें थी कि आपको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन, और सेकंड क्या था, ऑनलाइन अवेलेबल हो तो रहा है बट विदाउट पेइंग भी हो रहा है। सो आप अपने टॉपिक स्पेसिफिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखोगे, इरेलेवेंट कुछ भी नहीं लिखोगे, राइट। सो नाउ यू कैन सी द सैम्पल आंसर, इसको कैसे कंपाइल किया गया है। सो सबसे फर्स्ट थिंग इज द 21st सेंचुरी इज एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सी द paraphrasing. Presently, newspaper, books, general magazines, etc. are still actively used by a section of global people. However, with the advent of new sites, availability of books, magazines, other forms of video online, totally free of cost because without paying है, many believe that such forms of media are on their way to becoming obsolete. ठीक है, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि अब क्या हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आई कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट, ये क्या है, हमारा व्यू, हमारा स्टैंड है। एंड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ आई विल जस्टिफाई माई व्यू विद रेलेवेंट इंस्टांसेस। तो आप एक आउटलाइन लिख रहे हो, बता रहे हो एग्जामिनर को कि आप अपने व्यू को क्या करने वाले हो, जस्टिफाई करने वाले हो, और किसके थ्रू, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। अब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया गया है, यू कैन रीड दिस। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सो दैट यू कैन हैव गुड स्कोर। Well known fact that in this day and age, if an individual wants to read a book or just go over the news of the day, first step is that they take search to the internet. Devices like smartphone, tablets, they improve the time efficiency, also searching for information online so that a person can access their preferred form of media in the comfort of their homes in a matter of minutes. ठीक है, क्लिक ऑफ बटन के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Consequently, एक cohesive device या connector यहाँ यूज हुआ है। People have started to relinquish their presence of print media to the presence of much more. अब उनकी प्रेफरेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। प्रिंट मीडिया से वो किस पे जा रहे हैं, जो भी उनके कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट। अब आप लोग स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्रिंट आउट आप फोन में ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं करना, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आपके लिए कन्वीनियंट है और आप कैसे उसको यूज कर रहे हो। सेकेंड, अब यहाँ सेकेंड पॉइंट था विदाउट पे, वेरियस फॉर्म्स जो है वो आपको ऑफर फ्री ऑफ चार्ज मिलती हैं सेवरल वेबसाइट्स पे। फॉर एग्जांपल न्यूज़, मोस्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी डेली की न्यूज़ अपनी ऑफिशियल साइट पे पब्लिश करती है, जिसको कोई भी देख सकता है, राइट। न्यूमरस साइट्स हैं, डेटाबेसेस हैं जो आपको पॉपुलर बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं डिजिटल फॉर्म में, नॉमिनल सब्सक्रिप्शन फी के साथ, जैसे कि बेबी कोड का आप एग्जांपल दे सकते हैं। कि आपको यहाँ पे लाइव सेशंस भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, चाहे रीडिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, या स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर रोज का आप एक टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो यहाँ पे, बट अगर आपको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए होता है तब आपको क्या है, एक नॉमिनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना है, राइट। और जिससे क्या हो जाते हैं, लीडिंग टू अ मेजोरिटी ऑफ रीडर्स, और बहुत सारे रीडर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। बाइंग हार्ड कॉपी से बेटर आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो। अब यहाँ पे टू वर्ड एक्सटेंड था, nevertheless there is a sizable chunk of population that enjoys the conventional form of media, कि कुछ लोग हैं अभी भी जो प्रिंट मीडिया का यूज करते हैं। that being said, the cost effective nature of making such information and content available organized
ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस विल सून कंप्लीटली शिफ्ट टू, तो ऑर्गेनाइजेशन किस पे शिफ्ट होने वाली है, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज पे। ये आपका व्यू पॉइंट है, राइट। जब आपने अपना टू व्हाट एक्सटेंट वाला एक ही पॉइंट यहाँ पे दे दिया, देन आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। In conclusion, I would like to say that people always prefer the more comfortable alternative, है ना। हर किसी को जो comfortable होता है वो वही चीज प्रेफर करते हैं, राइट। सो इट कैन बी सेड दैट इन द कमिंग ईयर्स देयर विल बी अ कंप्लीट, तो इट कैन बी सेड, इट इज सेफली सेड, तो आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हो यहाँ पे कि ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया से ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये आपका काइंड ऑफ एक प्रिडिक्शन है, एक रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन नहीं, प्रिडिक्शन पॉइंट है ये आपका, राइट। तो आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो, कुछ रिकमेंड करते हो, तो वो आप क्या करते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो, राइट। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द टिप्स, हम कुछ टिप्स देखते हैं। Please read it here. As there should be at least two body paragraphs in opinion essay, you can explain the reason. Instead of using a list of ideas to explain, use single main idea. एक idea आप body para 1 में डालो, एक second में डालो और describe करो. Give at least 5 minutes to form a mind map of your ideas. Yes. लिखने से पहले एटलीस्ट प्लान योर ऐसे कि कितने मिनट में आपने सारा ऑर्गेनाइज कर लिया है, एंड देन प्लान करके आपको उसको लिखना है, ठीक है। You are suggested to give your opinion not only in conclusion but throughout the essay. Make sure कि आपका ऐसे कंप्लीट हो, उसमें सारे एस्पेक्ट्स हो, और पॉसिबल हो कि हाँ भैया यू राइट द ऐसे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया। वन पॉइंट पे स्टिक रहो, डू नॉट एग्री और डिसएग्री साइमल्टेनियसली मत करो, आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, टू व्हाट एक्सटेंट वाले में आप कर सकते हो, लास्ट में एक पैरा देके, राइट। इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए, नॉट मोर देन 55 वर्ड्स होना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ में आप कम से कम 100 वर्ड्स को डालो, और कंक्लूजन भी आप क्या करोगे, शॉर्टर करोगे, राइट। सारे आइडियाज को एक्सप्लेन करो इटसेल्फ, कोई न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करना, न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करना कंक्लूजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्कशन ऐसे। डिस्कशन ऐसे क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम। सो डिस्कशन ऐसे में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसके टू अपोजिंग व्यूज होते हैं। आपका टास्क यहाँ पे ये है कि आपको दोनों साइड्स को डिस्कस करना है। ओपिनियन ऐसे में एग्री डिसएग्री में हम एक एग्री को डिस्कस करते हैं या हम डिसएग्री को डिस्कस करते हैं, बट डिस्कशन ऐसे में हम दोनों ही ऑपोजिट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और आप अपना क्या देते हो, ओपिनियन भी देते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, कुछ की पॉइंट्स है, कुछ की थिंग्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द टू अपोजिंग व्यू। सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहली थिंग जो आपको करनी है, स्टेप आपका ये कि आप स्टेटमेंट को रीड करो और चेक करो कि कौन से टू अपोजिंग व्यूज है। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि आप इसको सपोर्ट कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए आप क्या रीजन लिखने वाले हो, सेकंड स्टेटमेंट के लिए आप क्या रीजन लिखने वाले हो, राइट। उसके बाद गैदर करो एविडेंस टू सपोर्ट। अब जब आपने टू अपोजिंग स्टेटमेंट्स देख ली, आपको एविडेंस चाहिए, सपोर्टिंग व्यूज चाहिए। एविडेंस कम्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसर्च। ये आपकी खुद की नॉलेज से आता है कि क्यों मैंने ये स्टार्ट, क्यों मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या रीजन है मेरा इसका, राइट। क्लियर और ऑर्गेनाइज जैसे आपको लिखना है ऐसे। दैट मीन्स आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, वो सब क्लियर होना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन में आप पैराफ्रेज करोगे स्टेटमेंट को, अपना ओपिनियन लिखोगे बॉडी पैराग्राफ्स में, दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में एक एक व्यू पॉइंट को आप डिस्कस करोगे, कंक्लूजन में आप उसको रीस्टेट करोगे, राइट। अब कुछ टिप्स है यहाँ पे आपकी डिस्कशन ऐसे के लिए, तो देखते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है। फर्स्ट इज यूज न्यूट्रल लैंग्वेज। जब आप टू अपोजिंग व्यूज को डिस्कस कर रहे हो, तो ये एसेंशियल है कि आप एक न्यूट्रल लैंग्वेज में रहो। दिस मीन्स अवॉइडिंग एनी लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन और दैट कुड बी सीन एज फेवरिंग वन साइड ओवर द अदर। अब आपको दो व्यूज को डिस्कस करना है, तो दोनों के लिए आप न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करोगे, ऐसा नहीं कि एक की साइड ज्यादा और एक की साइड कम करोगे, राइट। बी ऑब्जेक्टिव। It is also important to be objective when discussing two views. This means present both sides of argument fairly and without bias. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको दोनों आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करना है, बायस नहीं होना, ठीक है। यूज एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। अब जब आपने व्हेन मेकिंग अ क्लेम इन योर ऐसे, मेक श्योर कि आप अपने एविडेंस को सपोर्ट करो।
दिस एविडेंस कैन कम फ्रॉम योर ओन नॉलेज, एक्सपीरियंस। ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करो, इससे आपका ऐसे जो है फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाता है, और रीडर को, दैट मीन्स एग्जामिनर को भी रीड करने में और एक से दूसरे पॉइंट को समझने में बहुत इजी हो जाता है। प्रूफ रीड योर ऐसे केयरफुली, जब आपने सबमिट करना है अपना ऐसे, मेक श्योर कि आप उसको रीड करो, कोई ग्रामर के एरर्स, कोई स्पेलिंग के एरर्स या पंक्चुएशन के एरर्स तो नहीं है, उनको रीड करके चेक करो। क्योंकि लास्ट मिनट में कई बार होता है कि आपने कोई एरर करा होता है, और अगर आप उसको करेक्ट कर दोगे तो आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे, राइट, आपका बैंक स्कोर डाउन नहीं जाएगा। डिस्कशन ऐसे का सैंपल देखते हैं अब हम यहाँ पे। क्वेश्चन देखो। Some people believe that it is essential to learn a foreign language in school, while others believe that it is not essential. Discuss both views and give your opinion. अब कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या लर्न करो, फॉरेन लैंग्वेज, एक किसी दूसरी लैंग्वेज को लर्न करो स्कूल में। अदर बिलीव करते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है। आपको दो व्यूज दिए गए हैं, अपना ओपिनियन डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट व्यू क्या है कि कुछ लोग मानते हैं आपको फॉरेन लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए स्कूल में, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके टू व्यूज है यहाँ पे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में अब क्या करोगे, एक स्टेज सेट करोगे, अपना टॉपिक प्रेजेंट करोगे, अपने हाईलाइट करोगे कि आपके कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हैं। पैरा वन में आप क्या लिखने वाले हो, अब आपको लगता है आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्यों इम्पोर्टेंट है लर्न करना फॉरेन लैंग्वेज। अब इसके क्या रीजन है, क्या बेनिफिट्स है इसके, क्या एडवांटेज है अगर आप फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हो, क्या क्या बेनिफिट्स है, तो आप फर्स्ट व्यू पॉइंट में वो डिस्कस करने वाले हो। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आप क्या लिखने वाले हो कि लर्निंग लैंग्वेज क्यों नेसेसरी नहीं है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की वजह से, जो भी आपका सेकेंड रीजन होगा उसको आप कहाँ डिस्क्राइब करोगे, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में। और कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन दोगे, जिससे आपके बेनिफिट्स भी पता लगेंगे कि ज्यादा है या फिर आप किस साइड पर हो, दैट मीन्स वो आप क्या करोगे यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। जो भी आपका व्यू पॉइंट हो, दैट मीन्स आपको लगता है कि नहीं लर्न करनी चाहिए फॉरेन लैंग्वेज, तो आप उस रिस्पेक्ट में अपना ओपिनियन दोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वो नेसेसरी नहीं है, तो आप अपना ओपिनियन जो भी आपका स्टैंड है वो आप कहाँ लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे, राइट, क्लियर। तो फर्स्ट, क्यों एसेंशियल है फॉरेन लैंग्वेज, ये आपको डिस्क्राइब करना है फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में। क्यों एसेंशियल नहीं है, क्यों नेसेसरी नहीं है फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना, वो आप सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में करोगे। सो लेट्स सी विद दिस एन एग्जांपल। Learning a foreign language has been a topic of debate in educational circles, with proponents arguing it's important and opponents asserting its insignificance, है ना, कोई उसकी importance के बारे में बोल रहा है, opponents उसकी insignificance के बारे में बोल रहे हैं। Those who advocate for learning a foreign language in school argue that it has numerous बेनिफिट्स, कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं, कल्चरल भी है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी है जो इनके फेवर में। फर्स्टली क्या बेनिफिट है, मास्टरिंग अनदर लैंग्वेज एनहांसेस कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज एनहांस होती है। Why? Because it requires learner to think critically, adapt to different linguistic structure. अब आपने टॉपिक स्टेटमेंट के साथ उसको क्या करो, सपोर्ट कर दिया। मोर ओवर इससे क्या होता है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपने फिर से अपने व्यू पॉइंट को क्या करा, सपोर्ट करा। allowing individuals to communicate with people from diverse background, fostering tolerance, open mindedness. From a practical standpoint, in today's globalized world, a proficiency in foreign language can boost job prospect. आपने एग्जाम्पल भी दिया कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे होते हैं, इंटरनेशनल इंटरेक्शंस भी अच्छे होते हैं अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करते हो, राइट। ऑन द अदर हैंड, अब आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, और अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हो कि अगर फॉरेन लैंग्वेज नेसेसरी नहीं है। देयर आर दोज हु कॉन्टेंट दैट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अननेसेसरी। आपने टॉपिक स्टेटमेंट दिया, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रिवेलेंस ऑफ ट्रांसलेशनल टूल्स एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका।
अब देखो, जिसको नहीं आती उसको तो ट्रांसलेशन टूल्स भी चाहिए ना, ट्रांसलेट कौन करेगा, है ना। इट्स नॉट इजी टू लर्न ऑल्सो। और इंग्लिश आपकी क्या है, प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है। दे आर्ग्यू दैट द टाइम स्पेंट ऑन लर्न लैंग्वेज एक्विजिशन शुड बी बेटर यूटिलाइज फॉर अप। अब आप जितना टाइम दूसरी लैंग्वेज को लर्न करने में लगाओगे, इससे बेटर आप क्या करो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है उनको करो, जो डायरेक्टली किसके लिए अच्छे हैं, स्टूडेंट के फ्यूचर करियर के लिए अच्छे हैं। Additionally, some assert that difficulty of becoming truly proficient in foreign language often discourages student and leads to frustration. अब ये भी बोला जाता है कि डिफिकल्टी भी होती है कि अगर आपको दूसरी, ऑब्वियसली जब आप दूसरी लैंग्वेज लर्न करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है ना, और उससे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन होती है, राइट। तो आप अपना सेकंड व्यू पॉइंट भी क्या करा यहाँ पे एक्सप्लेन करा विद सपोर्टिंग व्यूज। नाउ कम्स योर कंक्लूजन पार्ट। In my view, while the concern raised against a foreign language holds some validity, advantages ज्यादा है ड्रॉबैक्स है। दैट मीन्स आप किसकी साइड ले रहे हो, फर्स्ट व्यू पॉइंट के लिए। Cognitive and cultural benefits of language learning are substantial and contribute not only to personal growth but also to building more interconnected and harmonious society. है ना। Moreover, even though technology can aid in translation, it cannot replace the nuanced understanding and genuine human connection that result from speaking someone's native language. Therefore, incorporating foreign language learning into the curriculum remains a valuable investment in students' holistic development. Right? So, in this way, आपको क्या करना है, अपने essay को पूरा explain करना है अपने व्यू पॉइंट के साथ। अब ओपिनियन ऐसे और डिस्कशन ऐसे सेम होते हैं? नो, दे आर डिफरेंट। द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड डिस्कशन ऐसे कैन बी यू कैन सी बाय वर्ड्स, है ना। यूजुअली ओपिनियन ऐसे में एक स्टेटमेंट, एक ओपिनियन दिया होता है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डू यू एग्री और डिसएग्री। बट डिस्कशन ऐसे में आपको दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए, आपको दोनों को ही डिस्कस करना है और फिर क्या करना है, अपने सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स देने हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या करते हैं, व्हाट आर द मेजर मिस्टेक टेस्ट टेकर डू इन आइल्स डिस्कशन ऐसे में। मेजर मिस्टेक्स क्या करते हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं करते क्वेश्चन टाइप को, स्टेट नहीं करते अपना ओपिनियन जब पूछा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते दोनों साइड्स के लिए इक्वली, बैलेंस करके देना। सो दीज मेजर मिस्टेक्स लीड्स टू एन अनबैलेंस एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे, जिससे आपका क्या हो जाता है, टास्क लो हो जाता है, स्कोर लो हो जाता है। ओके, सो इट्स क्लियर नाउ। आज हमने ओपिनियन ऐसे और डिस्कशन ऐसे दोनों डिस्कस करा है। प्लीज गो एंड प्रैक्टिस, जाके प्रैक्टिस करो बेबी कोड की एप्लीकेशन में, वहाँ पे बहुत सारे सैम्पल आंसर्स अवेलेबल हैं। लाइव सेशन को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बेबी कोड की ऐप में भी देख सकते हो। जब भी सेशन को देखते हो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट सो दैट आई नो दैट यू आर वाचिंग। आप लोगों ने देखा, आपको अच्छा लगा, समझ आया। कोई डाउट और क्वेरी है तो ड्रॉप आउट योर कमेंट। किसी टॉपिक पे यू वांट मी टू कवर समथिंग तो वो भी आप लिख सकते हो, मैं उस सेशन को जरूर रिकॉर्ड करूंगी। ओके, and stay tuned. Thank you for watching my live session number 7. Stay tuned, I'm going to cover up with the next also. Bye bye, take care all of you.